Bismillahirrahmanirrahim. I hope everyone is doing great. This is our topic. This is our topic and lecture 9. And the topic for of discussion for today is formwork. So in civil engineering, before uh, the construction of any particular project, we need a formwork or a shape where we put our construction material into it. यानी कि जब भी हम कंस्ट्रक्शन करें, स्पेशली बिल्डिंग्स का केस आप ले लें, तो डिज़ाइनर ने या आर्किटेक्ट ने जो भी बिल्डिंग जिस भी शेप में डिज़ाइन की हो, तो उस शेप को अडॉप्ट करने के लिए ऑब्वियसली हमारा जो कंक्रीट है या जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, उसको हम ऐसे ही हवा में तो नहीं डाल सकते। तो अब उस शेप में अडॉप्ट करने के लिए हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जो कि उसी शेप का बना हो, फिर उसमें हम अपना कंस्ट्रक्शन मटेरियल को पोर करें और फिर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो जो हमारा स्ट्रक्चर है वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए। और जो हमने उसको टेम्परेरी सपोर्ट दी थी या वैसी ही शेप बना के वो सपोर्ट दी थी, उसको फिर बाद में हम रिमूव कर देते हैं। सो उस चीज को हम कहते हैं फॉर्मवर्क। सो फॉर्मवर्क क्या है कि कंक्रीट बीइंग प्लास्टिक मटेरियल इन फ्रेश स्टेट इज केप्ट इन अ मोल्ड टिल इट गेन रीजनेबल स्ट्रेंथ। दिस टेम्परेरी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फॉर्मवर्क। तो वही बात की है कि कंक्रीट चूंकि हमारा मतलब जब हम उसे कंक्रीट मिक्स बनाते हैं, यानी कि सीमेंट सैंड एग्रीगेट प्लस वाटर, तो वो फ्रेशली जब हो वो उसे मतलब प्लास्टिक स्टेट में होती है, या प्लास्टिक स्टेट में या बहुत ज़्यादा पानी डाल दे तो वो आप कह लें समहाउ लिक्विड स्टेट में होती है। तो अब वो जो चीज़ है वो खुद को एक शेप में मतलब नहीं रख सकती। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर concrete itself to to gain a shape, to mold itself into a specific shape। तो हम क्या करते हैं कि हम उसको स्पेसिफिक शेप देने के लिए एक स्ट्रक्चर में पोर करते हैं और ताकि वो रीजनेबल स्ट्रेंथ गेन कर ले, और उसके बाद हम उस स्ट्रक्चर को रिमूव कर देते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम फॉर्मवर्क कहते हैं। आई होप आप सबका एक्सपीरियंस हुआ होगा, सबने देखा होगा। अगर किसी ने कहीं पे भी नहीं देखा तो इवन अपने घरों की कंस्ट्रक्शन में कहीं पे स्टेयरकेस बना हो, कहीं पे ये स्लैब ढली हो, जिस तरह ये आरसीसी स्ट्रक्चर्स हैं हमारे, तो वो सारे वो जो पहले से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं वो फॉर्म वर्क होता है। ठीक है। इट इज क्लोज फ्रॉम ऑल साइड्स। ऑब्वियसली क्लोज नहीं रखेंगे तो वो तो साइड्स से जहाँ से आप उसको जगह अलाउ करेंगे वो वहाँ से मूव करके तो आप कह लें कि अपनी रेगुलर शेप को जो है वो लूज कर देगा। It is closed from all sides and carry the hydrostatic load of fluid concrete, additional load due to vibration and load of men and machinery। तो अगर हम कंसिडर करें कोई घर की कंस्ट्रक्शन हो रही हो जिसपे ऊपर जो स्लैब ढल रही हो, या जिसे हम देसी ज़बान में लंटर कहते हैं, तो होता क्या है कि पक्के घर, तो होता क्या है कि एट दैट टाइम हमारे घरों पे यानी कि कंस्ट्रक्शन के दौरान एक तो फॉर्म वर्क के ऊपर हमने रीइंफोर्समेंट डाली होती है, फिर उसके ऊपर जो हमारा जो लेबर है, इस तरह जो हमारे एक तो स्किल्ड लेबर भी होता है, फिर नॉन अनस्किल्ड लेबर भी होता है, फिर मशीनरी भी होती है, और फिर उसके बाद एक तो फ्लूइड कंक्रीट इटसेल्फ, फिर उसके बाद उसका लोड। ठीक है। फिर उसके बाद हम जब कंपैक्शन के लिए कोई वाइब्रेटरी मशीन यूज करते हैं, या वाइब्रेशन के लिए जो भी चीज़ हम यूज करते हैं ताकि प्रॉपर कंपैक्शन हो, और प्लस लोड ऑफ मैन एंड मशीनरी, तो वो सारी चीज़ों को जो है हमने एट द सेम टाइम कैरी करवाना होता है फॉर्म वर्क से। सो इट मीन्स फॉर्म वर्क शुड बी हार्ड इनफ और स्ट्रॉन्ग इनफ टू बेयर ऑल द लोड्स besides concrete। ठीक है। So formwork should be such that it can be easily removed after the hardening of concrete। अच्छा, एक तो formwork को हमने मतलब सारी साइड से क्लोज रखना है, फिर उसको स्ट्रॉन्ग इनफ बनाना है,
साथ में हमने ये भी करना है कि उसको उस जो इजी इनफ हो कि उसको बाद में हम रिमूव कर सकें। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लास्ट लाइन में टिम्बर, plywood panel or steel sheets are used for formwork. The initial cost of steel forms may be high, but they can be repeatedly used for a number of times. तो वो कह रहे हैं टिम्बर भी यहाँ पे यूज होता है, प्लाईवुड भी होता है, स्टील की शीट्स भी यूज होती हैं फॉर्मवर्क के लिए। और जो स्टील की शीट्स हैं वो चूंकि ओब्वियसली स्टील जो है वो स्मूथेस्ट है, इवन स्टील जो है वो लकड़ी से भी ज़्यादा स्मूथ होता है। और नॉर्मली जो टिम्बर और ये जो लकड़ियाँ जो हम यूज करते हैं प्लैंक्स की फॉर्म में फॉर्म वर्क के लिए, वो इतनी स्मूथ नहीं होती। जबकि स्टील जो है वो चूंकि मशीन मेड होती है, तो स्टील जो है वो ज़्यादा स्मूथ होती है। और अगर हम जितनी स्मूथ चीज़ को फॉर्म वर्क में यूज़ करेंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर है या उसकी जो फिनिशिंग है उसकी वो इतनी ही स्मूथ होगी। तो इधर भी वो वही बात करें कि जो इनिशियल स्टील चूंकि आप इनिशियली अगर इसको यूज करें तो उसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होगी, लेकिन वो यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स आप उसको यूज कर सकते हैं, तो ओवरऑल उसकी जो कॉस्ट है वो फिर इतनी ज़्यादा नहीं होगी। अब ये देखें जी, ये एक लकड़ी की फॉर्मवर्क है जिसको उन्होंने नीचे से उसके साथ स्टील के साथ सपोर्ट किया हुआ है। शटरिंग इज अ temporary platform constructed with the help of wooden planks, wooden logs, steel rods, or bamboos over which formwork is supported and ultimately pouring of concrete is done. अच्छा, ये सारी चीज को कंक्रीट शटरिंग कहते हैं, ठीक है। फॉर्म वर्क क्या हुआ कि ऊपर वो जो जिस एरिया में स्लैब ढलनी है उस स्लैब वाले पोर्शन में जो हमने साइडों से उसको इनक्लोज कर दिया और नीचे से प्लैंक्स, वुडन प्लैंक्स वगैरह या स्टील शीट्स वो चीज़ें डाल दी, वो हो गई हमारा फॉर्म वर्क। और फॉर्म वर्क को सपोर्ट करने के लिए हम फिर ये नीचे से क्या डालते हैं, ये जो स्मॉल बीम्स हैं, फिर ये जो मेन बीम्स हैं, और इसी तरह ये जो हमारे स्टील रॉड्स हैं या बैम्बूज लकड़ी की वर्क के भी होते हैं। तो इस सब को हम शटरिंग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, शटरिंग एंड और अल्टीमेटली क्या कहते हैं, पोरिंग ऑफ कंक्रीट डिजाइन, यानी कि जब आप सारी शटरिंग बना देते हैं या लगा देते हैं फिर उसके बाद जो है कंक्रीट को पोर किया जाता है। अब एक नई टर्म है हमारे पास, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग वो चीज है कि अब देखें, ये फॉर्म वर्क या शटरिंग हमने बनाई जो कि सपोर्ट करेगा कंक्रीट को। अल्टीमेटली इसने कंक्रीट को सपोर्ट करना है। जबकि जो स्कैफोल्डिंग है ये क्या चीज होती है कि ये एक ग्रिड ऑफ बैम्बूज है या वुडन प्लैंक्स है या पाइप्स की है जिसके ऊपर लेबर साइड पे खड़ा होके वो काम करता है, ठीक है, या फॉर्म वर्क साइड से बांधता है। तो scaffolding is a grid of bamboos, wooden planks, or circular steel pipes by which labor can have access to any point of the structure to be constructed, and further formwork and shutting can rest over it. Steel scaffolding is most commonly used as it is easy to dismantle and reassemble. तो scaffolding, आई होप आपको यहाँ से अंडरस्टैंडिंग कुछ डेवलप हो गई होगी कि मतलब हम ये फॉर्मवर्क या शटरिंग से हट के साइड्स पे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई मैश टाइप, जिसके ऊपर लेबर जो है वो लेबर को किसी भी पॉइंट पे उस स्ट्रक्चर के अराउंड एक्सेस मिले, ठीक है। और जो हमारा जो एक्स्ट्रा कोई हम या हमने बाद में कोई फॉर्मवर्क लगा लिया तो वो उसको सपोर्ट भी करता है या उसके ऊपर रेस्ट करता है। और इसी तरह फिर वो कह रहे हैं कि स्टील जो उसके फोल्डिंग है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप है या मटेरियल है, और इसको इजीली हम लगा भी सकते हैं और फिर डिसमेंटल भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द सॉरी दिस इज द ये जो चीज है ना, ये बाहर से ये डंडे नजर आ रहे हैं आपको, दिस इज द, और ये जो है दिस इज द स्कैफोल्डिंग। और ये जो अंदर वाली साइड पे जो भी बिल्डिंग है जो भी चीज है, दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। और ये जो बाहर से आपको मैश नजर आ रही है, ये
बैम्बूज की और ये चीज, दिस इज द स्कैफोल्डिंग। और इस केस में ज्यादा क्लियर है, ज्यादा एक मैश बना हुआ है, क्योंकि स्ट्रक्चर हमारा कम्प्लेक्स है। तो ये कोई डोम टाइप जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है, मॉस्क या वट एवर, बट ये जो डंडे वगैरह आपको नजर आ रहे हैं, ये दिस इज स्कैफोल्डिंग। और ये ऊपर आपको कोई बंदा भी नजर आ रहा है, आई थिंक, अगर क्लियर है तो दिस इज स्कैफोल्डिंग। नाउ वी हैव शोरिंग। What is shoring? Shoring is the temporary support given to the existing structure for repair purposes. When dismantling any central building, the surrounding building is also temporarily supported. अब ये जो शोरिंग है, ये मतलब हम टेम्परेरी सपोर्ट देते हैं किसी भी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को रिपेयर पर्पस के लिए। लेट सपोज कोई एक बिल्डिंग है जिसकी बेसमेंट किसी भी वजह से वीक हो गई है, और अब हमने उसकी जो बेसमेंट है या उसकी जो आपके लिए फाउंडेशन है, उसको अगर हमने उसकी मेंटेनेंस करनी है या फाउंडेशन को फर्दर स्ट्रेंथन करना है, तो ऑब्वियसली उस बिल्डिंग की जो अगर हम कोई सपोर्ट नहीं देंगे तो वो बिल्डिंग के कोलैप्स होने के या क्रैक होने के या फेलियर के चांसेस हैं। और उस बिल्डिंग के साथ कोई दूसरी बिल्डिंग अगर कोई है करीब करीब, तो उसके चूंकि उसकी सपोर्ट भी एक तरह से लूज हो रही है, तो वो जो है ना दोनों बिल्डिंग्स के जो है ना फेलियर के चांसेस हैं। तो हम क्या करते हैं कि दोनों साइड्स पे सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि जहाँ पे हम काम कर रहे हैं बस वही जगह इम्प्रूव हो या उसी जगह को हम डिस्टर्ब करें, बाकी जो हमारा स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब ना हो। तो सो दिस इज द टेम्परेरी सपोर्ट गिवन टू द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखें, ये अंदर मशीन लगी हुई है, काम कर रही है किसी भी पर्पज के लिए, ठीक है। अब ये साइड्स पे इन्होंने क्या किया हुआ है, सपोर्ट दी हुई है चारों साइड से। और ये जो हॉरिजॉन्टल जो है स्टील के पाइप्स लगाए हुए हैं या रॉड्स जो भी हैं, तो इस अब ये क्या कर रहे हैं कि ये जो इसके साइड्स पे, चारों साइड्स पे जो भी स्ट्रक्चर है वो अपनी जगह पे रहे, या उसकी जो स्ट्रेंथ है वो चीज डिस्टर्ब ना हो। वंस हम ये इसको क्लियर कर लेंगे, फिर जब इस पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी और यहाँ पे जब चीजें बन जाएगी, तो फिर वो सपोर्ट को ऑटोमेटिकली हम रिमूव कर देंगे। तो शोरिंग इज द टेम्परेरी सपोर्ट। नाउ व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड फॉर्मवर्क। अब मैं पीछे भी आपको बता चुका हूँ कि एक फॉर्मवर्क मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ, क्योंकि उस पे एक तो हमारा कंक्रीट है, या कंक्रीट है, या जनरली आप कह लें कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, उसको उसने सपोर्ट करना है। साथ में फिर अगर हमने वाइब्रेशन कोई यानी कि कंपैक्शन के लिए कोई वाइब्रेटरी मैकेनिज्म यूज किया हुआ है, तो उसको भी वो सपोर्ट करे। फिर उसके बाद मशीनरी का वेट इटसेल्फ, और साथ में जो लेबर है उसको भी उसने सपोर्ट करना है। सो इट शुड बी स्ट्रांग इनफ। और अगर स्ट्रांग नहीं होगी तो आपकी सारी की सारी मेहनत जो है वो जाया हो जाएगी। बिसाइड्स लॉस, ठीक है, फॉर्मवर्क शुड बी स्मूथ टू गेट अ स्मूथ सरफेस ऑफ द रिक्वायर्ड मेंबर। ये भी मैं पहले बता चुका हूँ कि जितनी ज़्यादा फॉर्मवर्क स्मूथ होगी उतनी हमारी फिनिशिंग जो है वो स्मूथ होगी। एंड फॉर्मवर्क शुड बी ट्रू, फॉर्मवर्क शुड बी सच दैट इट कैन इजीली बी रिमूव विदाउट डैमेजिंग द सरफेस। ऑब्वियसली डिफ्लेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, कि फॉर्मवर्क हमारा जो है वो कहीं पे उसमें डिफ्लेक्शन ना हो, मतलब लेवलिंग उसकी प्रॉपर हुई हो, और कहीं से उसमें कोई आपके लिए गैप ना हो, कोई जगह नीचे मतलब अप एंड डाउन उसमें ना हो, ठीक है। क्योंकि जैसा फॉर्मवर्क होगा वैसा ही आपका स्ट्रक्चर बनेगा। फॉर्मवर्क मस्ट बी वाटर टाइट, एग्जैक्टली, मतलब पानी चूंकि जब हम कंक्रीट को पोर करते हैं तो उस टाइम उसमें पानी नहीं होता, बल्कि उस पानी में सीमेंट होता है। और अगर आपका जो फॉर्मवर्क है वो वाटर टाइट नहीं है, तो उस टाइम आपका पानी ही सिर्फ लॉस नहीं करेगा, बल्कि वो सीमेंट भी पानी के साथ जो है वो आपके स्ट्रक्चर से जो लीक कर जाएगा। और अगर सीमेंट आपका और वाटर किसी भी वजह से, इवन सीमेंट तो हटे हटे ही हटेगा, यानी कि सीमेंट तो रिमूव होगा ही, लेकिन साथ में अगर वाटर भी रिमूव हो जाता है, तो इट मीन्स कि आपका वाटर सीमेंट रेशो या आपका मिक्स डिजाइन जो है वो डिस्टर्ब हो गया। तो अगर आपका मिक्स डिजाइन डिस्टर्ब हो गया, इट मीन्स कि आपका जो स्ट्रक्चर है, जो आप उससे रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ जो गेन करना चाह रहे थे,
वो चीज फिर आपका स्ट्रक्चर जो उतना स्ट्रांग नहीं होगा जो कि आपने जिस डिजाइन के लिए या अपना आपका स्ट्रक्चर जो है वो कंस्ट्रक्ट किया था या जिस डिजाइन के अकॉर्डिंगली आपने उसको बनाया था, ठीक है। सो एंड फॉर्म वर्क शुड बी एज इकोनॉमिकल एज पॉसिबल। ऑब्वियसली इन सिविल इंजीनियरिंग आफ्टर सेफ्टी economy is the most important parameter to be considered in construction. So safety के बाद जो second most important चीज है वो है economy. So फॉर्मवर्क कास्ट अगर हम देखें कि आरसीसी स्ट्रक्चर्स में हमारा जो फॉर्मवर्क का कॉस्ट है, आप देख लें कि कंक्रीट का आ रहा है 35%, 35% री की कॉस्ट है एंड 30% जो है वो आप कह लें कि फॉर्मवर्क की कॉस्ट है, विच इज ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द होल कंस्ट्रक्शन, होल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो फॉर्मवर्क की अपनी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, और अगर आप उसको फॉर्मवर्क को असेंबल करने में, फॉर्मवर्क को लगाने में कोई मिस्टेक कर दें कोई तो फिर आप देख लें कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे। एक तो उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, दूसरा आप फिर ऑब्वियसली कंक्रीट को भी वेस्ट कर रहे हैं, रीइंफोर्समेंट को भी कर रहे हैं, और साथ में आपको कुछ बन भी नहीं रहा, क्योंकि आप वो जिस मकसद के लिए या जिस स्ट्रेंथ के लिए आपने जो स्ट्रक्चर बनाना था वो तो फिर उससे अचीव होना ही नहीं है। अगर आपकी फॉर्मवर्क में कोई असेंबलिंग आपके लिए कोई मिस्टेक है, या आपकी जो स्किल्ड लेबर है जो उसको फॉर्मवर्क को लगा रही है वो उसमें कोई जो मिस्टेक कर देती है। सो द एग्जैक्ट प्रोपोर्शन ऑफ कॉस्ट आर अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर: सिंप्लिसिटी और कम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली ये तो ऊपर आपको जो परसेंटेजेस बताई हुई हैं 35, 35 एंड 30, ये आपके लिए एक तरह से थंब रूल है कि नॉर्मली इतना होता है, लेकिन जो एग्जैक्ट कॉस्ट है वो इन फैक्टर्स की वजह से अप एंड डाउन कॉस्ट जो है वो वेरी करती है, कि आपका स्ट्रक्चर कितना सिंपल है या कितना कॉम्प्लेक्स है, फर्स्ट थिंग। द सेकंड इज के अवेलेबिलिटी ऑफ रिपीटेड फॉर्म वर्क। लाइक मैं ये कहूँ कि अगर कोई बहुत बड़ा घर बन रहा है, उसमें अगर मैं ये कहूँ कि सारे जो किसी एक चीज़ की एग्जांपल ले लें, लेट्स से स्टेयर केस की एग्जांपल ले लें। अब कहीं पे आपका स्टेयर केस जो है आपने उसकी जो विड्थ दी है 3 फीट है, कहीं पे 2 फीट है, कहीं पे लेट्स से एक तो ये एक तो सिंपल स्टेयर केस हो गया, कहीं पे आपने उसको स्पाइरल स्टेयर केस दिया हुआ है। तो अब ऑब्वियसली आपका जो फॉर्म वर्क है वो तीनों केसेस के लिए आपको फॉर्म वर्क अलग अलग से चाहिए, या फिर ये है कि आप सारी जगह जहाँ जहाँ पे जो भी स्टेयर केस दे रहे हैं वो सेम साइज की दें, मतलब सेम स्ट्रक्चर हो हर जगह, आप उसको लाइक 2.5 फीट या 3 फीट या 2 फीट जितना भी दे रहे हैं वो दें, फिर स्पाइरल स्टेयर केस ना दें। तो वो फिर ये कि एक स्टेयर केस पे जो आपने फॉर्मवर्क यूज किया है वो फिर आप दूसरी पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका स्ट्रक्चर जो है रिपीट नहीं कर रहा तो फिर ऑब्वियसली आपका फॉर्मवर्क भी रिपीट नहीं होगा, तो वहाँ पे कॉस्ट फिर फॉर्मवर्क की ज़्यादा बढ़ जाएगी। द स्पेसिफाइड सरफेस अपीयरेंस ऑफ द कॉन्क्रीट। और फिर हाँ, फिर आप कंक्रीट की जो सरफेस को कैसे अपेयर करवाना चाह रहे हैं, यानी कि आप क्या चाह रहे हैं कि आपका स्ट्रक्चर की जो फिनिशिंग है वो कितना स्मूथ फिनिश हो या फिनिशिंग कितनी अच्छी हो। तो जितनी अच्छी फिनिशिंग होगी उतना ज़्यादा फॉर्मवर्क आपको अच्छा बनाना होगा, और उतना ज़्यादा अच्छा बनाएंगे तो कॉस्ट भी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली। Cost of formwork for building structures. So formwork cost is a major part of the total cost and normally varies from 30 to 65% for building works. अच्छा 30 उन्होंने पीछे जो दिया था थंब रूल, तो अब वो इसमें कह रहे हैं कि 30 to 65% for building works ये वेरी करता है। However, for complicated works or with special surface finishes such as helical staircase or for the construction of minars, it may increase up to as much as 80%. तो आप देख लें कि 80% ऑफ द होल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सिर्फ जो है वो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में फॉर्मवर्क की कॉस्ट है, और बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स में इट वेरीज फ्रॉम 30 to 65%। तो स्पेशल केसेस में जहाँ पे आप वही स्पाइरल स्टेयर केस दें या कोई डोम स्ट्रक्चर दें या कोई मीनार दें, तो वहाँ पे ये इंक्रीज कर जाता है अप टू 80%। Now, cost of formwork for huge civil engineering works. Cost of formwork
varies from 5 to 25% for total cost of bridges, highways and dam structures. अब चूंकि ये relatively ऐसे structures हैं जो कि ज़मीन के ऊपर रेस्ट करते हैं, मतलब इनके जो कंक्रीट या जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम पोर करते हैं उसके नीचे हमें फॉर्म वर्क नहीं लगाना होता, हमें साइड्स पे लगाना होता है, एक्सेप्ट ब्रिजेस। ब्रिजेस के केस में, पियर्स में भी हम साइड पे लगाते हैं। हाँ, डेक्स, जब डेक कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वहाँ पे हम नीचे से लगाते हैं। बहरहाल हाईवेज में और डैम कंस्ट्रक्शन में हम नीचे फॉर्म वर्क नहीं लगाते, हम साइड पे लगाते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो फॉर्म वर्क की जो कॉस्ट है वो 5 to 25% है, जबकि बिल्डिंग के केस में वो 30 to 65% था। Such jobs are bigger in magnitude and again a lot of money is required for formwork necessitating careful design. Exactly. So now let us discuss a case of formwork, wooden formwork for RCC wall. Like हम कोई RCC wall बना रहे हैं, ठीक है, ब्रिक्स की नहीं है, रिमेंबर कि ब्रिक्स की वॉल नहीं है, आरसीसी वॉल है। ब्रिक्स के केस में तो हम फॉर्मवर्क की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ब्रिक्स के केस में अगर हम कोई साथ में कोई कॉलम लगाएं, जिसे हम देसी जुबान में पिलर कहते हैं, तो कॉलम के लिए हमें फिर साइडों से फॉर्मवर्क लगाना पड़ता है। बट दिस इज अ केस इन विच वी आर डिस्कसिंग द आरसीसी वॉल, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से इसके जो मेजर मेंबर्स हैं या फॉर्मवर्क के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं, इट इंक्लूड शीथिंग, स्टर्स, वेल्स, टाइज एंड ब्रेसेस। अब ये आपका साइड व्यू है, ये इसका फ्रंट व्यू है, यानी कि जब आप फॉर्मवर्क लगा लेते हैं तो फ्रंट से जब आप देखते हैं तो वो आपको यूं नजर आता है, और साइड से आपको ये चीज नजर आती है। अब ये जो सेंटर्स में जो खाली जगह है, दिस इज बेसिकली योर यू नो वॉल टू बी कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। इसमें आप अपनी कंक्रीट जो है वो पोर करेंगे, और इसको ये देखें, ये जो अंदर जो चीज इन्होंने प्रोवाइड की है, ये फिनिशिंग के लिए, स्मूथ फिनिशिंग के लिए ये चीज प्रोवाइड की है, ठीक है। फिर उसके बाद ये साइड से उन्होंने स्टड्स प्रोवाइड किए हैं, ये लंबे खड़े जो हैं। अब स्टड्स यहाँ पे ये चीज है, ठीक है, ये स्टड्स प्रोवाइड की। फिर स्टड्स को बांधने के लिए उन्होंने क्या किया है कि टाई क्लैंप्स ये चीज लगाई हुई है, ठीक है, और ये वेल्स ये लगाए हुए हैं, ठीक है। और ये जो इनसाइड जो मैं आपको बता रहा था कि स्मूथ फिनिशिंग के लिए शीथिंग, इस चीज को शीथिंग कहते हैं, ठीक है। वेल्स, टाइज और ये ब्रेसेस, और ये हमारे जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, ताकि ये इधर से एक सपोर्ट प्रोवाइड किए हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड, ताकि ये नीचे इधर गिरे ना। जब ओबियसली जब इसके अंदर कंक्रीट आएगी तो ये प्रेशर जो वो जो कंक्रीट है ये प्रेशर एक्सर्ट करेगी ऑन द वॉल्स ऑफ दीज शीथिंग और स्टड्स। तो फिर इसको टिल्टिंग के या ओवर टिल के चांसेस को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो है ब्रेसेस ये लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज द फॉर्मवर्क, वुडन फॉर्मवर्क फॉर आरसीसी स्ट्रक्चर। शीथिंग इज द लेयर। अब ये वन बाय वन इन सारे जो एलिमेंट्स है या इनको या मेंबर्स हैं इनको डिस्कस कर रहे हैं। तो शीथिंग क्या है कि ये इनसाइड, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इज द लेयर विच कंस्टिट्यूट द इनर सरफेस ऑफ द फॉर्म एंड इज इमीडिएटली इन कॉन्टेक्ट विद द कॉन्क्रीट, ठीक है। तो ये जो है ये वाली चीज, ये दिस इज शीथिंग, और ये उसके साथ कंक्रीट के साथ कांटेक्ट में होती है। सो ऑब्वियसली जितनी शीथिंग आपकी स्मूथ है उतना ही ज़्यादा स्मूथ स्ट्रक्चर होगा, स्मूथ फिनिश होगा, ठीक है। इफ सॉलिड टिम्बर इज यूज फॉर शीथिंग इट मे बी, हाँ अब वो केसेस को वो कर रहे हैं कि अगर आप टिम्बर को यूज करें तो शीथिंग में, ठीक है, तो उसका साइज जो है इतना होगा, ठीक है, इतना थिक होगा। Sorry, the opposite sides of the wall form are held in correct position by steel form ties, ठीक है। अब वो करेगा वॉल की जो ऑपोजिट साइड्स हैं उसको करेक्ट पोजीशन में हम स्टील फॉर्म टाइज के साथ बांधते हैं, ठीक है, विच रेजिस्ट द लेटरल प्रेशर ऑफ द कंक्रीट एंड सर्व्स एज स्पेसर्स टू गवर्न विड्थ ऑफ स्पेस बिटवीन द फॉर्म्स। तो उसको हम यानी कि स्टील टाइल्स के साथ बांधते हैं ताकि वो कंक्रीट का जो लेटरल प्रेशर है उसको बर्दाश्त करे,
और साथ में जो ये विड्थ है, वॉल की जो विड्थ है उसको भी इंश्योर करे। द फॉर्म टाइज यूजली हैव अ सेफ वर्किंग स्ट्रेंथ ऑफ 3000 पाउंड्स, ठीक है, कि 3000 पाउंड इसकी जो है टाइज, ठीक है, ये चीज जो टाइज अभी हमने पीछे बात की कि स्टील की होती है, ये यानी कि 3000 पाउंड तक का जो प्रेशर है या स्ट्रेंथ है वो बर्दाश्त कर लेते हैं। यानी कि हमने अगर कंक्रीट डाली है जो कि वॉल्स पे 3000 पाउंड का प्रेशर जो है एग्जर्ट कर रही है, तो ये टाइज दे आर गुड इनफ टू सपोर्ट दिस प्रेशर, ठीक है। शीथिंग इज सपोर्टेड बाय क्लोजली स्पेस्ड vertical timber studs which are further supported by horizontal bales। अब वो कह रहे हैं कि शीथिंग को सपोर्ट करता है क्या, हॉरिजेंटल स्टड्स, और स्टड्स को फर्दर सपोर्ट करती है ये हॉरिजेंटल वेल्स, ठीक है। यानी कि आप यूं कह लें कि ये जो वर्टिकल मेंबर्स हैं आप लकड़ी के, ठीक है, तो ये हो गए किसके, इनको हम स्टड्स कहते हैं, और ये जो हॉरिजेंटल मेंबर्स हैं जो इनको फर्दर सपोर्ट करते हैं वो आगे वेल्स, ठीक है। अब ये देखें, ये वर्टिकल मेंबर्स को स्टड्स, और ये हॉरिजेंटल मेंबर ये और ये, तो ये आगे वेल्स, ठीक है। और ये जो अंदर वाली जो शीटिंग है, जो भी शीट वो हमने फिनिशिंग के लिए प्रोवाइड की है, ये जगह खाली जो है, ये इसे हम शीथिंग कहते हैं। The side of size of studs and veils may be 2 by 4 inches, 2 by 6 inches, 3 by 4 inches, 3 by 6 and 4 by 4 and so on। तो ये स्टड्स का साइज बता रहा है, ठीक है। स्टील टाइज आर फिक्स्ड विद द हेल्प ऑफ टाइज क्लैंप्स। अब वो कह रहे हैं कि जो टाइज हैं, स्टील टाइज हमारा, अगर ये स्टील के होंगे तो उनको हम फिक्स करते हैं टाई क्लैंप्स के साथ टू द वेल्स, ठीक है। एंड दीज आर कट टू रिमूव द फॉर्मवर्क व्हेन कंक्रीट इज हार्डन्ड। और जब कंक्रीट हार्ड हो जाती है तो फिर उसको कट करके रिमूव कर दिया जाता है। द फॉर्म एज अ होल इज स्टेबलाइज्ड बाय इंक्लाइंड ब्रेसेस, ये इंक्लाइंड ब्रेसेस, ठीक है, consisting of wooden battens or bamboos etc. Braces are held rigidly in position by cleats in the form and by properly driven stacks at the ground। अब देखें ये जो स्टैक्स लगाया हुआ है जो कि ग्राउंड, यानी कि ये जो हमने ब्रेस लगाई हुई है दोनों साइड से हमने इसको सपोर्ट देनी है। एक क्लीट दी लकड़ी पे यहाँ पे जो यहाँ से हिले ही ना, ये जो हमारी ब्रेस है ये बिल्कुल यहाँ पे फिक्स्ड है। और इसी तरह जमीन के साथ इसको सपोर्ट देने के लिए हम एक स्टैक लगाते हैं, ठीक है, ड्राइवन स्टैक। मतलब ड्राइवन स्टैक का मतलब है कि इसको जमीन के अंदर थोड़ा सा धंसा देते हैं। अब ये जो शेडेड पोर्शन है ये जमीन के अंदर गया हुआ है स्टैक, ठीक है, ताकि ये हिले ही ना, ये जो ब्रेस है ये फिक्स्ड है और ये इसको फॉर्मवर्क को प्रॉपरली जो है वो सपोर्ट दे। सो दिस इज द मैग्नीफाइड इमेज जो हम पीछे अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आइडिया हो गया होगा। दिस इज द स्टेक एंड दिस इज शीथिंग, फॉर्म टाइज, वेल, स्टड्स एंड सो ऑन। नाउ प्रेशर ऑन द फॉर्मवर्क। अब हमने बात की कि ऑब्वियसली हम ये जो खाली जगह है जहाँ जो हमने आरसीसी वॉल के लिए जो हमने छोड़ी है कंस्ट्रक्शन के लिए, जब हम इसमें कंक्रीट को पोर करेंगे तो यहाँ पे प्रेशर आएगा। अब उस प्रेशर कितना होगा, कि कितना प्रेशर हो तो ये हमारे जो फॉर्मवर्क है ये इसको विदस्टैंड करेगा या बेयर करेगा। सो मैक्सिमम प्रेशर ऑफ फ्रेश कंक्रीट ऑन द फॉर्मवर्क इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स, कि मैक्सिमम प्रेशर कितना होगा वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। रेट ऑफ पोरिंग ऑफ कंक्रीट विच इज जनरली 4 to 5 फीट पर आवर। इट मींस के आप अगर हमारी ये जो वॉल है इसकी लेंथ जो इसकी हाइट जो है वो लेट्स से अगर 10 फीट है, 10 फीट अगर की वॉल है तो हम एक ही घंटे, अगर बेशक कंक्रीट हम मशीन पे बना रहे हैं, कंक्रीट बहुत ज़्यादा है, तो इट डजेंट मीन कि हम 10 फीट जो है फ़ौरन से ला के विद इन एन और या कुछ मिनट्स में इसके ऊपर 10 फीट भर देंगे, नहीं, क्योंकि उसका प्रेशर इतना होगा कि विथ स्टैंड नहीं कर सकेगा। वो कह रहे हैं कि 4 to 5 फीट आपने एक घंटे में मैक्सिमम पोर करना है, फिर एक घंटे तक उसको, यानी कि एक घंटे के अंदर वो कुछ ना कुछ जो है ना स्ट्रेंथ को गेन कर लेगा। तो फिर यानी कि वो कुछ ना कुछ जो अपनी जगह पे जो है
वो स्ट्रेंथ गेन कर लेगा, और उसके बाद मतलब कंक्रीट जो है हमें पता है कि वो हार्ड होना शुरू हो जाती है। जैसे ही जब सीमेंट को मिक्स किया पानी के साथ, तो वो हार्ड होना शुरू हो जाती है, यानी कि उसका हार्डनिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो वो उस एक घंटे में रीजनेबल स्ट्रेंथ गेन कर लेती है, और अपना जो प्रेशर है वो खुद ही फिर बर्दाश्त करती है। तो फिर यानी कि कुछ वो खुद बर्दाश्त कर लेती है, कुछ उस पे फॉर्म वर्क पे होता है। तो फिर नेक्स्ट और में आप 4 to 5 फीट दोबारा से पोर कर लें। तो दिस इज द राइट प्रैक्टिस। एंड टेम्परेचर ऑफ कंक्रीट अगेन, कि अब हमें पता है कि गर्म एरियाज में क्या होता है कि जब हम कंक्रीट को पोर करते हैं तो वो जल्दी से हार्ड होती है, ठीक है। और ठंडे इलाकों में अगर हम कंक्रीट को पोर करें, और हार्डनिंग का हमें पता है कि ये सीमेंट के अंदर अपना हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से जो सीमेंट जो है वो हार्ड हार्ड होती है ना, मतलब हीट निकलती है, फिर वो पानी को जो है उसके अंदर, मतलब हम जब कहते हैं कि हमने उसको वाटरिंग, उसका कंडीशनिंग आप कह लें, जब हम यानी कि कंक्रीट को जो पानी देते हैं 14 दिन के लिए, 28 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, तो वो इसी वजह से देते हैं कि कंक्रीट सीमेंट के अंदर हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है। उस वजह से वो कंक्रीट के अंदर जो उसका अपना पानी है वो इसको टेम्परेचर में, सॉरी इन्वायरमेंट में वो क्या कर देती है, एवापोरेट करवा देती है। अब होता क्या है कि अगर हम फर्दर उसको पानी नहीं देंगे तो वो क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे। तो वो पानी हम इसीलिए देते हैं कि वो जो हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से जो वाटर लॉस होता है वो उसको जो है बैलेंस करें। अब टेम्परेचर ऑफ कंक्रीट, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हीट ऑफ हाइड्रेशन फास्टर होगी और पानी जल्दी से लूज करेगा, ठीक है। और अगर तो इट मीन्स के यानी कि कम टाइम में या सीमेंट जो है वो जल्दी से हार्ड होगी। लेकिन अगर टेम्परेचर कम होगा या ठंडे इलाकों में अगर हम कंक्रीट को पोर करें, तो वहाँ पे जहाँ मे बी वो 2 घंटे हमें लगे, जितना गर्म इलाकों में वो 1 घंटे में हार्ड हो रही है, मे बी ठंडे इलाकों में वो 2 घंटे में हार्ड हो, तो फिर हमें ज़्यादा देर के लिए वेट करना पड़ेगा। इफ द टेम्परेचर इज लोअर, द कंक्रीट विल रिमेन इन फ्लूइड फॉर्म फॉर लॉन्गर टाइम, ठीक है। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, कि कंक्रीट आपकी कितनी वर्केबल है, वर्केबिलिटी का आपने वो टेस्ट भी किया होगा। वर्केबल कंक्रीट will have more fluidity and hence will exert more pressure, यानी कि वर्केबिलिटी, पानी आप जितना उसमें ज़्यादा डालेंगे वो उतनी कंक्रीट आपकी वर्केबल होगी। अब जाहिर है जितना आप उसको फ्लूडिटी की तरफ लेके जाएंगे कंक्रीट को, तो उतना ही वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी। एंड लास्टली वी हैव वाइब्रेशन ऑफ कंक्रीट, कि आपने कंक्रीट को पोर तो कर लिया, फिर उसके बाद जब आप उसको रॉड्स के साथ वाइब्रेट करवा के कंपेक्शन करेंगे, यानी कि एयर वॉल्स को जब आप रिमूव करेंगे, तो उस वाइब्रेशन के दौरान, उस रिमूवल, एयर वायर्स के रिमूवल के दौरान भी वो जो वाइब्रेटरी मशीन है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करेगी। सो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो प्रेशर ऑन द फॉर्म वर्क, यानी कि उस प्रेशर को कंट्रीब्यूट करते हैं कि कितना कम या कितना ज़्यादा प्रेशर होगा। अब ये देखें कि जब आपने, लेट्स से दिस इज 4 to 5 फीट, कि आपने इतनी कंक्रीट यहाँ पे अंदर पोर की, तो अब ऊपर 4 से 5 फीट आपने पोर की, टॉप पे तो कोई प्रेशर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो जो आप नीचे जाएंगे प्रेशर है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बढ़ता जाएगा, प्रेशर, ठीक है। अब ये देखें, ये जो है प्रेशर का जो मैक्सिमम आप कह लें मैक्सिमम प्रेशर है, जो कि प्रेशर मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन है, जो जो कि एट द वॉल और एट द बेस ऑफ वॉल जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, और ऑब्वियसली अल्टीमेटली ये जो प्रेशर है ये आपके फॉर्म वर्क पे एक्सर्ट हो रहा है। अब आपने फिर जब ये 1 घंटे तक हार्ड हो गया, फिर उसके बाद आप अगला 4 से 5 फीट का दोबारा से कंक्रीट पोर करेंगे, और ऑब्वियसली फिर इस जगह पे इतना प्रेशर होगा, ठीक है। और दिस इज हाइट ऑफ पोर। अब ये आपको एक चीज़ दिखाई, स्केच दिखाया गया है कि ये एक असेंबली है, ठीक है। स्केच ऑफ अ वॉल फॉर्मवर्क एलिमेंट एंड द रिजल्टिंग प्रेशर, ठीक है। कि एक ये सेल्फ सपोर्टिंग फॉर्मवर्क है, ठीक है, रियर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, कंक्रीट प्रेशर है, और फॉर्मवर्क टाइज है। ये मतलब वही चीज़ है, फॉर्मवर्क दिखाया हुआ है, और इसके अंदर जब हम कंक्रीट पोर करते हैं तो ये कह रहे हैं कि इतना इतना प्रेशर होगा, प्रेशर का मैग्नीट्यूड। टॉप पे कोई प्रेशर नहीं है, जो जो नीचे नीचे आते जाएंगे तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बढ़ती जाएगी।
नाउ वी हैव अ फ्लोर स्लैब फॉर्मवर्क और अ डेक फॉर्मवर्क। पीछे हमने जो डिस्कस किया था वो था फॉर्मवर्क फॉर आरसीसी वॉल, ठीक है। अब है फॉर्मवर्क फॉर स्लैब, ठीक है, या डेक फॉर्मवर्क। सो फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड, ठीक है, for the construction or formation of a deck formwork. It should be properly designed to withstand the imposed loads. Exactly, ये तो मतलब understood बात है कि जो imposed loads हैं उनको ये withstand करें. Loads are taken directly by plywood. अब आप obviously जो भी चीज़ नीचे यूज करेंगे शीथिंग के लिए, प्लाईवुड यूज करेंगे, स्टील करेंगे, सॉलिड टिम्बर या सोफा शीटिंग जो भी यूज करेंगे, तो लोड पहले सबसे पहले उस पे आएगा। तो इट मीन्स कि आपकी शीथिंग जो है वो भी स्ट्रांग हो। तो इसके बाद शीथिंग एंड जॉइस्ट मस्ट बी वाटर टाइट टू प्रिवेंट एनी लीकेज और ग्राउट, ठीक है। कि जो आपकी शीथिंग है वो जॉइस्ट, जो आपने सेकेंडरी बीम, जो हॉरिजॉन्टल बीम थी, पीछे एक वर्टिकल बीम थी जो हमने वॉल के केस में भी देखी, और एक हॉरिजॉन्टल बीम, ठीक है। तो अब इस केस में जो हॉरिजॉन्टल होगी या हमारी जो सेकेंडरी बीम है उसको हम जॉइस्ट कहेंगे, ठीक है। और ये जो है वाटर टाइट हो ताकि कोई भी लीकेज ना हो, ठीक है। लीकेज वाटर की भी और जो कंक्रीट है या जो भी ग्राउटिंग आपने की है वो वो लीक ना करें। नॉर्मली द साइज ऑफ पैनल यूज फॉर शीथिंग इज 8/4 इंचेस, ठीक है। शीथिंग का जो साइज ऑफ है, साइज ऑफ पैनल, जिस तरह पीछे अगर मैं आपको वॉल के केस में दिखाऊं, ये चीज़ मतलब इस शीथिंग के साइज की बात करें कि 8/4 इंचेस नॉर्मली इतना हो, ठीक है। अब ये हॉरिजेंटल, ये डेक के केस में दिस इज द सेकेंडरी बीम, दिस इज द मेन बीम डेक के केस में, ठीक है। बट वॉल के केस में दिस इज स्टड, दिस इज वेल, द हॉरिजेंटल वन इज वेल, दिस वर्टिकल वन इज स्टड्स। बट डेक के केस में दिस इज जॉइस्ट, ठीक है। एंड प्लाईवुड शीथिंग इज नॉर्मली थिक। तो वो कह रहे हैं कि प्लाईवुड शीथिंग जो है वो थिक होती है, प्लाईवुड। सोफिट शीथिंग इज सपोर्टेड बाय टिम्बर जॉइस्ट। अगर आप सोफिट शीथिंग प्रोवाइड करें तो उसको आप टिम्बर जॉइस्ट के साथ जो है सपोर्ट करवाते हैं, जिसे हम सेकेंडरी बीम कहते हैं, विच आर फर्दर सपोर्टेड बाय मोर वाइडली स्पेस जॉइस्ट, यानी कि मेन बीम भी लगाते हैं एट राइट एंगल टू द सेकेंडरी बीम। अब ओबियसली राइट एंगल का मतलब क्या है कि अगर पीछे हम जाएं तो अब इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 90। तो अब ये था हॉरिजॉन्टल बीम और ये वर्टिकल बीम। तो हॉरिजॉन्टल वाली को हम कहते हैं कि दिस इज सेकेंडरी, वर्टिकल वाली को मेन बीम या प्राइमरी बीम। इन दोनों, ये दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पे है ना, तो इधर 90 का एंगल है। अब ये जस्ट मैं रिलेट कर रहा हूँ, ये जब आप उसका प्लान देखेंगे, डेक का प्लान, तो वो भी ऐसा ही बनेगा, इसलिए मैं इसको वॉल के उसके साथ रिलेट कर रहा हूँ। Main beam transfer load to the adjustable metal props and then load is carried to the foundation. It may be designed for particular surface finish if required. Double system of joist allow vertical props. बस वो ये वही बात कर रहे हैं कि लोड आप प्रोवाइड करेंगे तो लोड किस पे आएगा। जिस तरह हमने पीछे वॉल के केस में बात की कि पहले शीथिंग पे आएगा, फिर इसी तरह स्टड्स पे आएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। इधर भी ये वही बात कर रहे हैं। So this is the case which we were discussing कि डेक का एक जो है वो शटरिंग या फॉर्मवर्क है, और ये शीथिंग है। इसके अंदर जो है कंक्रीट पोर होगी, ये जो डॉटेड डॉटेड है ये इसके अंदर कंक्रीट हमने पोर करनी है। अब ये बाहर से ये नीचे जो है ना ये शीथिंग प्रोवाइड की हमने, ठीक है। ये आ गई हमारी सेकेंडरी बीम, ठीक है। सेकेंडरी बीम जो कि हॉरिजॉन्टल है, जिसका हमें सिर्फ क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है। ये मेन बीम है जो वर्टिकल है, ठीक है, पूरी ये वाली। अब इसको हमने फर्दर जो सपोर्ट करवाया हुआ है मेटल प्रॉप्स से, ये जो ये ठीक है। और इसको मेटल प्रॉप्स को फर्दर हमने अपनी जगह पे अलाइन रखने के लिए ये हॉरिजॉन्टल जो ब्रेसिंग प्रोवाइड की है, ठीक है। ये जो पीछे मैंने आपको शटरिंग दिखाई थी उसके साथ इसको हम रिजेंबल कर सकते हैं। अगर मैं पीछे जाऊं, ये चीज, ठीक है। ये ऊपर आ गई हमारी शीथिंग, ये अंदर ये जो
प्लैंक्स लगे हुए हैं, वुडन प्लैंक्स, ठीक है। फिर ये वाले आ गए हमारे सेकेंडरी बीम, ठीक है, जो कि जिसका हमें वहां पे क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा था। ये जिसका हम लॉन्गिट्यूडनल पूरा सेक्शन हमें नजर आ रहा है, दिस इज द मेन बीम। और ये हमारा जो है, हमने उसको फर्दर सपोर्ट करवाया किससे, यहाँ पे स्टील के यूज में, या आपके लें कि बैम्बूज भी यूज होते हैं उसके, टिम्बर के। और साथ में इनको अलाइन रखने के लिए हमने देखे हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट प्रोवाइड किए, ये चीज। तो ये एग्जैक्टली वही चीज है जो हम आगे फिगर में देख रहे हैं, ठीक है। ये क्रॉस और हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग प्रोवाइड की है। सो दिस इज द फॉर्मवर्क फॉर डेक। अब ये यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये उसके मेंबर्स हैं। ये आप देख रहे हैं, अगर कोई ट्रस स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे शीथिंग इस तरह से प्रोवाइड करते हैं, वॉल शीथिंग आउटर साइड से, ठीक है। फिर इसी तरह ये स्लैब फॉर्मवर्क है, ठीक है। ये जॉइस्ट मेन, ठीक है। और ये स्ट्रिंगर्स और ये शोर जिसे कहते हैं, ये दीज आर द टिपिकल पार्ट्स ऑफ टिपिकल स्लैब फॉर्मवर्क। और ये शीथिंग है, मतलब ये, मतलब आपको जो समझाने के लिए कि इसके ऊपर हम कंक्रीट को पोर करेंगे। अब ये देखें, ये फिनिश्ड शीथिंग है, मतलब कुछ लोग इस तरह से, मतलब वॉल्स को भी फाइन फिनिश्ड शीथिंग दी हुई है, और इसी तरह इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ है। दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। फॉर्मवर्क फेलियर्स। अच्छा, यहाँ पे जो हैरान कुन बात है फॉर्मवर्क के केस में, वो ये है कि अगर आपका फॉर्मवर्क जो है, कोई भी सिंगल वन मेंबर अगर वो फेल हो जाए, तो वो क्या करेगा कि वो दूसरे को ओवरलोड कर देगा। दूसरा ओवरलोड होगा तो वो क्या होगा कि वो टिल्ट हो जाएगा, मिस एंगल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो वो दूसरा ओवरलोड होगा तो वो इसी तरह वो भी कोलैप्स कर देगा, फिर तीसरा, एंड करते करते वो आपका सारे का सारा फॉर्मवर्क जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, आपका स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। या ऊपर आपने जो भी रिइंफोर्समेंट डाली है, कंक्रीट डाली है, वो फौरन से नीचे, यानी कि विद इन नो टाइम वो नीचे गिर जाएगी। So generally some unexpected events cause one member to fail, then member others become overloaded or misangled, misaligned, and the entire formwork structure जो है collapse कर देता है, ठीक है। So इस चीज को हमें, ऑब्वियसली ये चीजें हमारे माइंड में होंगी तो तब जाके हमारा जो फॉर्मवर्क जो है या स्ट्रक्चर जो है हम उसे प्रॉपर कंस्ट्रक्ट करेंगे। And premature stripping of forms, premature removal of shores, and careless practices in reshoring can produce catastrophic results. कि कहते हैं कि premature stripping of forms, stripping या of forms मतलब कि आप वाटर को अलाउ कर रहे हैं, लीकेज को, या एक तरह से आप लीकेज अलाउ कर रहे हैं, कि अगर आप लीकेज अलाउ कर दें, या फिर प्रीमेच्योर रिमूवल ऑफ शोर्स। शोर्स क्या है, ये चीज वर्टिकल जो हमने नीचे से सपोर्ट दी है, कि आपने फॉर्मवर्क इसको जल्दी से रिमूव कर दिया, बहुत जल्दी, अभी आपकी कंक्रीट ऊपर से हार्ड हुई नहीं थी, तो आप इसको रिमूव कर दें। और एंड केयरलेस प्रैक्टिसेस इन रीशोरिंग, या फिर आप दोबारा से शोर्स को लगा रहे हैं तो केयरलेसली आपने लगा दिया, कैन प्रोड्यूस कैटास्ट्रोफिक रिजल्ट्स, यानी कि आप उसमें बहुत बड़ा कोलैप्स, डैमेज हो सकता है, जिस तरह से आपको यहाँ से ये नज़र आ रहा है, ठीक है। ये देखें, ये साइड से सारे का सारा फॉर्मवर्क जो है, एक इतने बड़े प्लाजा या बिल्डिंग का जो है, वो साइड से, एक साइड से पूरा ये गिर गया हुआ है, ठीक है। सो इट रिजल्ट्स इन कैटास्ट्रोफिक सिनेरियोज। So this was all about formwork. I hope आपको आइडिया हो गया होगा कि what is formwork, how important it is in civil engineering structures, and how we control its cost, and what are the factors that are responsible for its cost, and how the simplicity or complexity of structures can affect the cost of formwork. So that's all for today. Uh, अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो, then you can ask anytime over any platform. Thank you.